हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो होप सो कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम बचा हुआ नहीं है। 3 मंथ या 3 मंथ के आसपास बचा हुआ है अगर देखा जाए तो। सो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ CFR। तो CFR को हम लोग कंप्लीट करेंगे विद इन 3 मंथ, और उसके बाद उसको रिवीजन भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड रहने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट क्लास, वो भी एक अच्छे से इंडेक्स के साथ। उस इंडेक्स का नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडेक्स 16। एक अच्छा इंडेक्स है। इससे एग्जाम में हमेशा 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, कि पीपीई किसको बोलते हैं। क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं पता होगी पीपीई की, तब तक आप रिकॉर्ड कैसे करोगे पीपीई को बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें मीनिंग उसकी पता होनी चाहिए कि किस एसेट को हम पीपीई बोलते हैं एज पर इंडिया 16। तो इंडिया 16 बोलता है कि कोई एसेट वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, उसको हम पीपीई बोलेंगे और एज ए पीपी रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो 5 कंडीशंस क्या हैं? पहली है, इट शुड बी टेंजिबल। इट शुड बी टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब आप लोगों को पता है कि उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उस असेट्स को उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। तो कोई एसेट अगर टेंजिबल एसेट है, तो इसका मतलब ये है कि इनटेंजिबल एसेट पे सेपरेट इंडेक्स बनाया गया है, उस पर सेपरेट इंडेक्स लागू होता है। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन टेंजिबल होना चाहिए, मतलब प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट होती हैं। दूसरा, हेल्ड फॉर यूज। हेल्ड फॉर यूज का मतलब उसका बिजनेस में यूज हो रहा हो, वो किसी न किसी रूप में उसको बिजनेस में यूज किया जा रहा हो। वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है, या उसको एडमिन पर्पज से ऑफिस में यूज कर रहे हैं, या उससे रेंटल कमा रहे हैं। तो किसी न किसी पर्पज में उसको बिजनेस में यूज किया जा रहा हो उस असेट को। ठीक है। थर्ड है, लाइफ ऑफ एसेट शुड बी मोर देन 12 मंथ। जो एसेट की लाइफ है वो 12 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर 12 महीने से कम की एसेट की लाइफ है, फिर उसको हम कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं, बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हैं उसको? जो भी खर्चा होगा उसको पेंडल में दिखा के ख़त्म कर देंगे। एंड थर्ड है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में वो एसेट कुछ ना कुछ कमा के देने वाली है, कुछ ना कुछ कैश फ्लो जनरेट करके देने वाली है इंटिटी को। इस पर भी हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिफ्थ कंडीशन है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। उस एसेट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। जब किसी एसेट की कॉस्ट पता होगी तभी तो उस एसेट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये 5 कंडीशन से अगर पाँच की पाँचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो किसी भी एसेट को हम पीपी बोल देते हैं, और उस एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, पहला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे, और दूसरा हेल्ड फॉर यूज। दो पॉइंट पर भी हम बात करते हैं इस पर। पहले बात करते हैं हेल्ड फॉर यूज। तो हेल्ड फॉर यूज, बिजनेस में उसका यूज हो रहा है। आप लोग समरी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, वैसे हमने प्रिपेयर कर लिए हैं आप लोगों के लिए। पहला, प्रोडक्शन में उसका यूज हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज हो रहा है उस सेट का। दूसरा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। उस असेट का यूज सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है।
एंड थर्ड बोलता है एडमिन। एडमिन का मतलब ऑफिस में। फोर्थ बोलता है रेंटल। आइए एक एक करके समझते हैं क्या होता है। कोई एसेट, कोई प्लांट, कोई मशीनरी परचेस किया गया, उस परचेस करके उसको इंस्टॉल कर दिया गया फैक्ट्री में, और उससे कुछ हम यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, कुछ उससे हम प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे कि उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन में हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। सेकेंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई हमने व्हीकल परचेस की, वो व्हीकल का काम क्या है कि गुड्स को वो पहुंचाती है कस्टमर के घर पे। उस व्हीकल को यूज़ किया जाता है एज ए डिलीवरी। वो डिलीवर करती है गुड्स को कस्टमर के घर पे जा कर के। तो मतलब उस एसेट को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर रहे हैं। तो व्हीकल वो माना जाएगा कि वो व्हीकल कहाँ यूज हो रही है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। थर्ड है एडमिन। ऑफिस के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर हो गए, आपका एसी, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं। तो इनको हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो ये भी माने जाते हैं कि बिजनेस में इनका यूज हो रहा है। रेंटल का मतलब ये होता है कोई एसेट परचेस की गई, कोई मशीन परचेस की गई, उसको हमने भाड़े पे दे दिया, अब वो कुछ रेंट कमा के दे रही है, तो माना जाएगा कि वो रेंटल उससे आ रहा है और वो रेंटल पर्पज से यूज़ की जा रही है। तो एसेट का यूज प्रोडक्शन में हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हो, एडमिन में हो, या रेंटल पर्पज से यूज हो रहा हो, ठीक है, माना जाएगा कि वो हेल्ड फॉर यूज है। दूसरा हमने पॉइंट में कवर करने वाला हूँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है कि ये इस एसेट से हम कुछ ना कुछ कमाने वाले हैं फ्यूचर में। ये एसेट हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ कैश फ्लो जनरेट करके देने वाली है। सिंपल सी बात, कैश फ्लो कुछ ना कुछ जनरेट करके देगी। अब वो हो सकता है कि डायरेक्टली जनरेट करके दे या इनडायरेक्टली जनरेट करके दे। डायरेक्टली जनरेट करके देने का मतलब ये होता है जब कोई मशीन परचेस की जाती है, उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया जाता है, उससे कोई प्रोडक्शन होता है, वो सेल, फिर उस प्रोडक्शन की गई यूनिट को हम बेचते हैं, उससे सेल होती है, पैसा आता है, तो मतलब होता है कि डायरेक्टली वो जनरेट कर रही है कैश फ्लो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रही हो, चाहे वो इनडायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रही हो। इनडायरेक्टली का है कि एग्जांपल हो सकता है, मान लो कोई एक प्लांट है, एसी प्लांट, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लगाया गया है मशीन को कूल रखने के लिए, ताकि जो मशीन की इफ़िशियंसी बढ़े, प्रोडक्शन अच्छा हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट है, एसी प्लांट, वो डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, बट वो मशीन को हेल्प कर रहा है, दूसरे मशीन को हेल्प कर रहा है कैश फ्लो जनरेट करने में। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। समझ में आ गई बात कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है फ्यूचर में। तो ये हो गई कंडीशंस अपनी। 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कि कोई भी एसेट क्या है, पीपीई है, उसको एज ए पीपीई रिकॉर्ड कर देंगे। अब आता है आउट ऑफ स्कोप, वो एसेट्स जो पीपीई के स्कोप में ही नहीं आती हैं, उनको इंडिया 16 उन पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ये बेसिकली बात करता है अप्लीकेबिलिटी की। अप्लीकेबिलिटी की कि इंडिया 16 जो है वो किस पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला है इंडिया 105 पे, जहाँ जिन एसेट पे इंडिया 105 अप्लीकेबल होता है, उन एसेट पे इंडिया 16 अप्लाई नहीं होता है। सिंपल सी बात है। वो कौन सी एसेट हैं जो क्लासिफाइड हुई हैं, एसेट क्लासिफाइड हुई हैं एज हेल्ड फॉर सेल। ऐसी इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट एसेट जो क्लासिफाई की गई हैं हेल्ड फॉर सेल, उनका बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, उन एसेट पे इंडिया 16 अप्लीकेबल नहीं होता है। उसकी अकाउंटिंग, उसका ट्रीटमेंट इंडिया 105 के अकॉर्डिंग करना पड़ता है।
दूसरा, बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बेरर प्लांट, क्योंकि इस पे इंडिया 41 अप्लीकेबल होता है। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लाइव प्लांट, लाइव एनिमल्स, इन पे इंडियस 16 अप्लाई नहीं होता है, इंडियस 41 अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो बियरर प्लांट है, बियरर प्लांट पे हमारा इंडियस 16 अप्लाई होता है। अब ये बियरर प्लांट क्या होता है आगे देखेंगे। थर्ड, एक्सप्लोरेशन इवेल्युएशन एसेट, इस पे इंडियस 106 अप्लाई होता है। एंड फोर्थ, मिनरल राइट, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, इस पे हमारा इंडियस 16 अप्लाई नहीं होता है। ये कुछ 4 एसेट हैं जिस पे इंडियस 16 अप्लाई नहीं होता है, तो इनकी अकाउंटिंग इंडियस 16 के अनुसार नहीं होगी। समझ में आ गई बात। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरर प्लांट वाला, अब उसको हम समझेंगे कि किसी भी प्लांट को हम बेरर प्लांट कब बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट, किसी प्लांट को बेरर प्लांट कब बोलेंगे। इट शुड बी प्रोवाइडेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पहली कंडीशन क्या है कि वो लाइव प्लांट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कुछ प्रोवाइड करता हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है यहाँ पे कोई न कोई वो फसल दे रहा हो, कोई न कोई फ्रूट दे रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे मैंगो ट्री होते हैं, एप्पल ट्री होते हैं, ये कुछ ना कुछ हमें क्या देते हैं, फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रूट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो पहली कंडीशन है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोवाइड करता हो। दूसरा, लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर। जो फसल प्रोवाइड करने की जो लाइफ साइकिल है, जो क्रॉप प्रोवाइड करने की लाइफ साइकिल है, वो 1 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। एंड तीसरा, इट शुड बी नॉट ग्रोन विद इंटेंशन ऑफ लूम्बर इट्सेट्रा। बोल रहा है कि वो फर्नीचर पर्पज से ना उगाया गया हो, कि उसका लूम्बर बना दिया जाएगा, उसके गट्ठे बना दिए जाएंगे और फिर उन गट्ठों से कोई फर्नीचर तैयार किया जाएगा। कुछ जैसे शीशम, सागौन, पॉपुलर, लिप्टस, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो पर्पज इस पर्पज से ग्रो किए जाते हैं कि इनको आगे काट करके इनका फर्नीचर बनाया जाएगा। ये कोई फ्रूट या फल नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दूसरा, लाइफ साइकिल, जो फ्रूट प्रोवाइड करने की, जो फसल प्रोवाइड करने की जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। एंड तीसरा, नॉट ग्रोन विद इंटेंशन ऑफ लूम्बर। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि देखिए जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स, धान की क्रॉप्स हो गई, धान हो गया, गेहूं हो गया, हमारा शुगर कैन, गन्ना हो गया, ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हमारी जो लाइफ साइकिल होती है इन क्रॉप्स की एक ही बार की होती है। एक बार इनको हम उगाएंगे, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी और हार्वेस्टिंग के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। दोबारा फिर उगाएंगे, दोबारा फिर हार्वेस्टिंग होगी, अनाज निकल जाएगा, दोबारा फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो क्रॉप्स हमारी बेरर प्लांट नहीं होती हैं। ठीक है, बट जो मैंगो ट्री, एप्पल ट्री होते हैं, ये ऐसे पेड़ होते हैं, ये 1 साल से ज़्यादा तक, 1 साल से ज़्यादा हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। इनकी लाइफ बहुत होती है, 30 साल 40 साल इनकी लाइफ होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या है, 1 साल से ज़्यादा है। दूसरा, ये ऐसे पेड़ होते हैं, इनको कोई काटता नहीं है कि एक बार ये फ्रूट दे दिए उसके बाद इनको काट देंगे, नहीं। जब तक इनकी लाइफ है ये चलते रहते हैं और फ्रूट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे एप्पल ट्री हैं, मैंगो ट्री हैं, जो भी फ्रूट वाले पेड़ हैं, इनको हम बेरर प्लांट बोल देते हैं। या कोई ऐसा प्लांट जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं उसको हम बेरर प्लांट बोल देंगे। पहला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ साइकिल एंड नॉट ग्रोन विद इंटेंशन ऑफ लूम्बर। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि पीपी किसको बोलते हैं, आउट ऑफ स्कोप पीपी में कौन कौन सी एसेट नहीं आती हैं जिस पे इंडिया 16 अप्लाई हो। एंड फिर हमने देखा बेरर प्लांट किसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनिशियल रिकग्निशन। ये इंपॉर्टेंट यहीं से होता है, स्टार्ट होगा इनिशियल रिकग्निशन से। इनिशियल रिकग्निशन का मतलब होता है जब असेट फर्स्ट टाइम आती है परचेस करके और उसको फर्स्ट टाइम हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं इनिशियल रिकग्निशन। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उस असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे। फर्स्ट, हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि एसेट की कॉस्ट क्या है। जब तक कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कैसे रिकॉर्ड कर देंगे। यही इंडिया से बात किया था कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए।
तो इंडिया 16 ही बोलता है किसी एसेट को परचेस करने के 4 तरीके हो सकते हैं। किसी एसेट को परचेस करने के 4 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका हो सकता है उसको हम कैश में परचेस कर लें। सेकंड तरीका हो सकता है उसको हम कंस्ट्रक्ट करवा लें, बनवा दें। एंड थर्ड तरीका होता है डेफर्ड क्रेडिट पे परचेस करना, उधार पे परचेस कर लेना। एंड फोर्थ तरीका होता है एक्सचेंज पे परचेस कर लेना। चारों में कॉस्ट निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पीपी परचेज बाई कैश। अगर पीपी को हम कैश में परचेज करते हैं, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, हम गए सप्लायर के पास, हमने बोला भैया हमें 10 लाख रुपए की मशीन चाहिए, हमने कैश दिया, मशीन उठाया, उसको लदवाया, चले आए लेकर मशीन को। ठीक है, कैश में परचेस कर लिए। तो जब कैश में परचेस करते हैं तो कैश में परचेस करने पे कितनी कॉस्ट आती हैं जो पीपी की कॉस्ट में ऐड होती हैं। पहली हमारी होती है कैश परचेस प्राइस। कैश परचेस प्राइस का मतलब होता है जो पैसा हम सप्लायर को पे करते हैं। जो पैसा हम सप्लायर को पे करते हैं, जो पैसा इनवाइस पे लिखा होता है, उसको बोलते हैं कैश परचेज प्राइस। हाँ, इसमें से दो चीज़ें हम लेस कर देते हैं। अगर कोई रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट मिला है, अगर कोई रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट को हम इसमें में से लेस कर देते हैं कैश प्राइस से। दूसरा होता है डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेज। डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेज वो एक एक्सपेंसेज होते हैं जो इनकर किए जाते हैं पीपीई को उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए। एक बार फिर से बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो इनकर किए जाते हैं पीपीई को उसके प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए। इसमें बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, आप इनको रट नहीं सकते हैं आप, बट ये आपको समझना है वो खर्चे जो किसी एसेट को पुट टू यूज तक किए जाते हैं। अरे वो एसेट रेडी टू यूज हो गई, उसके बाद जो खर्चे होंगे उन खर्चों का ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा। लेकिन खर्चे अभी एसेट रेडी टू यूज नहीं है, रेडी टू यूज होने तक के जो भी खर्चे किए गए हैं, और वो खर्चे हैं डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब उस पीपी को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए, उसको हम बोल देंगे डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, और उनको हम कैपिटलाइज कर देंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे पीपी के। एंड तीसरा होता है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट, तीन कंपोनेंट हम लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, और हमारी कॉस्ट ऑफ पीपी निकल के आ जाएगी। अब कौन कौन से खर्चे होते हैं? परचेज प्राइस आफ्टर रिबेट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब होता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लेस होता है। अगर कैश डिस्काउंट है तो क्या होगा? कैश डिस्काउंट का क्या करेंगे? तो अगर कैश डिस्काउंट दिया गया है क्वेश्चन में, तो कैश डिस्काउंट को हम P&L में चार्ज कर देंगे, उसको हम कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड नहीं करेंगे। देन दूसरा है नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज। नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्स क्या होते हैं? जिनका क्लेम रिफंड नहीं हो सकता है, नॉन रिफंडेबल हैं। बट जीएसटी इज रिफंडेबल। मान लो अगर कोई मशीन परचेस की गई है 1 लाख रुपए की, और उस पर 18% जीएसटी चार्ज किया गया है, तो मशीन पड़ जाएगी हमारी 1,18,000 रुपये की। 1 लाख की मशीन हमारी हो गई, 18% जीएसटी, हमारा 18,000 जीएसटी हो गया, टोटल मशीन हमारी पड़ जाएगी 1,18,000 रुपये की। राइट, तो क्या कॉस्ट ऑफ पीपी में हम 1,18,000 रुपये लिख लेंगे? कॉस्ट ऑफ जो पीपी होगी हमारी वो 1,18,000 रुपये हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीएसटी इज रिफंडेबल टैक्स। जीएसटी का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेगा, क्योंकि उसको बिजनेस में यूज कर रहा है वो। तो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ पीपी होगी वो कितनी होगी? 1 लाख होगी। 18,000 रुपये हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इसलिए जीएसटी इज रिफंडेबल टैक्स, जीएसटी को हम कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड नहीं करने वाले। कुछ ड्यूटीज जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह होती हैं, जब कोई मशीन इंपोर्ट की जाती है, मान लो कोई चाइना से हमने मशीन इंपोर्ट करवाई, मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपये। राइट, उस पर हमने 18% कस्टम ड्यूटी पे किया, तो 10 लाख रुपये की मशीन, 18% कस्टम ड्यूटी, 1,80,000 रुपये कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, मशीन हमारी बैठ जाएगी 11,80,000 रुपये की। अब क्या 11,80,000 रुपये हम टोटल ले लेंगे, या
केवल 10 लाख रुपए लेंगे, नहीं, 11 लाख 80 ले लेंगे पूरा। क्यों? क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी हमारी हो सकता है नॉन रिफंडेबल हो। हालांकि क्वेश्चन में दे देंगे कि रिफंडेबल क्या है, नॉन रिफंडेबल क्या है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नॉन रिफंडेबल होगा ऐड कर देंगे, रिफंडेबल होगा उसको ऐड नहीं करेंगे, राइट। दूसरा है डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट होती हैं जब एसेट परचेज करते हो, तो फैक्ट जब आप सप्लायर के गेट से एसेट निकलती है शोरूम से, उस एसेट को आप किसी चीज़ पे रखवा के लेकर के आओगे फैक्ट्री गेट तक, मतलब आप भाड़ा देने वाले हो रास्ते का, फ्रेट, राइट। आप फ्रेट देने वाले हो, भाड़ा, तो भाड़ा हो गया। मशीन को लोड करवाओगे, लोडिंग चार्जेस हो गए। फिर मशीन आ जाएगी आपके फैक्ट्री गेट तक, आप कुछ खर्चे वहाँ पे करने वाले हो, अनलोड करवाओगे मशीन को, वो चार्जेस हो गए। तो ये जो कॉस्ट होती हैं, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, रास्ते का इंश्योरेंस हो सकता है, मशीन महंगी है आपने कहा कि इंश्योरेंस करवा देते हैं, इंश्योरेंस हो गया, राइट। तो ये कुछ चार्जेस हमारे होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। इनको भी हम पीपी में ऐड करते हैं। फिर मशीन हमारे अब यहाँ आ गई, गेट पे खड़ी हुई है। अब उसको उसके लिए एक साइट प्रिपेयर की जाएगी, उसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं। देन मशीन इंस्टॉल की जाएगी, असेंबल की जाएगी। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनके पार्ट्स आते हैं कभी कभी, तो उन मशीन को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, ठीक है। तो असेंबली कॉस्ट हो गई। प्रोफेशनल फ़ीस हो गई। प्रोफेशनल फ़ीस का यहाँ पे मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मशीन है जिसको इंस्टॉल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की नीड लगती है, वो प्रोफेशनल आता है, उस मशीन को इंस्टॉल करके जाता है, तो वो फीस इसमें ऐड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रन, मशीन फिट हो गई, इंस्टॉल हो गई, असेंबली हो गई, सब मशीन सब कुछ कंप्लीट हो गई। अब एक बार मशीन को हम लोग चेक करेंगे, फाइनल प्रोडक्शन से पहले मशीन को चेक किया जाएगा क्या वो सही से यूनिट बना पा रही है या नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रन। अब जब कोई यूनिट बनाई जाएंगी मशीन से, तो उसमें रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है, कुछ लेबर भी यूज हो सकता है, एक्सपेंसेज भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड, एंड फिर लास्ट है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करने वाले हैं। पहला कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रन, यहाँ आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, और दूसरा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इन दो चीज़ों पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रन पे। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रन का मतलब है कि जो कॉस्ट इनकर की गई है टेस्टिंग एंड रनिंग के दौरान। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब टेस्टिंग एंड रनिंग होती है मशीनरी की, प्लांट की, तो कुछ यूनिट जनरेट हो जाती हैं, कुछ यूनिट बन जाती हैं, और उन यूनिट को बेचने पे कुछ पैसा भी हो सकता है मिल जाए। तो अगर कुछ पैसा मिल जाता है उन यूनिट को बेचने पे, तो जो कॉस्ट हुई है उस कॉस्ट से उस पैसे को हम एडजस्ट करते हैं। फिर जो कॉस्ट बचती है उस कॉस्ट को हम पीपी में ऐड करते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो ये जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रनिंग, ये कॉस्ट हमारी हुई 1 लाख रुपये आई। एक कॉस्ट 1 लाख रुपये आई, टेस्टिंग एंड रनिंग कॉस्ट 1 लाख रुपये आई मशीन को टेस्ट रन करने की। कुछ यूनिट बन गई, उन यूनिट को बेचा गया मार्केट में, ठीक है। बेचने पे पैसा आ गया 20,000। अब 80,000 रुपीज़ को हम दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड रन में, ना कि 1 लाख रुपये को, क्योंकि 20,000 रुपये हमें रियलाइज हो गए उन यूनिट को बेच करके जो टेस्टिंग के दौरान यूनिट प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ध्यान रखना। मान लो एक्सेस नेट सेल प्रोसीड हो गई। मान लो जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 1 लाख का, लेकिन यूनिट बन के हमारी आ गई, जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 1 लाख का। यूनिट बनी, उनको सेल किया गया, और पैसा आ गया 1,20,000। अब क्या होगा?
खर्चा हुआ था 1 लाख, यूनिट बनी, यूनिट को बेचा गया, उनसे पैसा आ गया 1,20,000। अब क्या किया जाएगा? सिंपल सी बात है, देखिए क्या करते हैं। जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए, इसको एडजस्ट करेंगे पहले 1,20,000 से। इस कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे 1,20,000 से पहले। एक्सेस कितना बचा? 20,000। जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस वो कितना बचा? 20,000। एक्सेस अमाउंट हमारा बचा 20,000, 20,000। इस एक्सेस अमाउंट को हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई से। अभी तक हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ पीपीई में हम ऐड करते हैं, अब हमारा ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि ओवर रिकवरी हो गई। हमने खर्चा किया था 1 लाख, यूनिट बन गई 1,20,000 रुपये की। ठीक है, तो ये दो बातों को ध्यान में रखना है। थर्ड है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिकमेंसिंग कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट। इसको किसी नाम से भी बोल सकते हो, डिसमेंटलिंग, डिकमेंसिंग, रिमूवल कॉस्ट, किसी नाम से बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो इनकर होती हैं यूजफुल लाइफ समाप्त होने पे। कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। 10 साल के समाप्त होने के बाद उस प्लांट मशीनरी को डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल करने पर जो कॉस्ट इनकर होगी उसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। उस कॉस्ट को भी हम पीपी का पार्ट मानते हैं, और पीपी की पार्ट पार्ट में उसको हम ऐड करते हैं, पीपी की कॉस्ट में उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटिटी एस्टिमेट करता है कि इस एसेट को डिसमेंटल करने पे कितनी कॉस्ट आएगी 10 साल के बाद। तो यहाँ पे टोटल एस्टिमेशन होता है, तो एस्टिमेट करता है कि मान लो 5 लाख रुपए कॉस्ट आएगी 10 साल के बाद, जो हमें इनकर करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है एक बात, कि जब हमें पता होता है कि कोई फ्यूचर में हमें लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, तो उसको आज ही उसका हम प्रोविज़न बना लेते हैं। तो इस 10 लाख रुपए को आज हम ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, और साथ साथ में एज ए लाइबिलिटी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। दो काम करेंगे, लेकिन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमाउंट जो पे करोगे वो पे करोगे फ्यूचर में, और रिकॉर्ड करना है आज उस अमाउंट को। तो यहाँ पे आता है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे कि 10 साल के एंड पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, और उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो हमारा निकल के आ जाएगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ पीपी में, और उसके बाद वो हमारा लाइबिलिटी में शो होगा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो होगा, और दूसरी तरफ वो कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड हो चुका होगा। अब यहाँ पे दोनों की अकाउंटिंग सेपरेट की जाएगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग सेपरेट होगी और पीपीई की अकाउंटिंग सेपरेट होगी। आप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में, मैं करवाने वाला हूँ आगे। अभी इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये तो पता है मीनिंग क्या होती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, ऐसी कॉस्ट जो इनकर होने वाली है यूजफुल लाइफ समाप्त होने के बाद प्लांट मशीनरी की, उसको डिसमेंटल करने पे, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जैसे आपकी शिप कंपनी होती हैं, एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत हैवी कॉस्ट इनकर करती हैं। जैसे मान लो कोई एक शिप कंपनी है, वो उस कंपनी का कोई शिप चल रहा है, शिप की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर। 10 साल के बाद शिप जो है वो नहीं चलेगा,
गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी। गवर्नमेंट ने लॉ एंड रेगुलेशन बना रखा है कि 10 साल तक अपने शिप को आप चला पाएंगे केवल, राइट। तो क्या अब शिप की यूजफुल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उस शिप को हम वहीं छोड़ देंगे बीच पे? ठीक है, नहीं ना। उस शिप को हम डिसमेंटल करेंगे। सेम होता है जो एयरलाइंस कंपनीज होती हैं। एयरलाइंस कंपनीज में क्या होता है, जो हमारा एरोप्लेन होता है, ठीक है, उसकी एक यूज़फुल लाइफ होती है, 10 ईयर 14 ईयर जो भी होती हो। उस यूज़फुल लाइफ होने के बाद उसको डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल के करने की कॉस्ट बहुत आती है, इसलिए उस कॉस्ट को हम पीपी की कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब तो ये तो समझ ही चुके होंगे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, मीनिंग वगैरह, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ बात करेंगे। मान लो रिलायंस है, जियो, जियो ये क्या है, टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। ये क्या करती है, एक टावर इंस्टॉल करती है, ठीक है, टावर इंस्टॉल करती है। और टावर इंस्टॉल करने की जो टोटल टोटल कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट टावर इंस्टॉल करने की आई, वो आई 10 लाख रुपए। एग्जाम्पल है, सच में मत मान लेना कि 10 लाख आती है, ठीक है। 10 लाख रुपए कॉस्ट आई। अब जो लैंडलॉर्ड था, जिसके ज़मीन पे या जिसके छत पे टावर लगाया था रिलायंस ने, उसने ये बोला था कि भाई जब ये टावर जब यहाँ से हटाओगे तो मेरी ज़मीन या मेरी छत जैसी पहले थी उसको वैसे ही करके आप दोगे, ठीक है। तो जियो को ये पता है कि हाँ इसकी यूज़फुल लाइफ है, मान लो इसकी यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर। इसकी यूज़फुल लाइफ क्या है, 5 साल है इस टावर की। 5 साल के बाद इस टावर को यहाँ से हटाना पड़ेगा रिलायंस जियो को। और रिलायंस जियो को लगता है कि हमें 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इनकर करने पड़ेंगे, एज इनकर करने पड़ेंगे एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। कब, 5वें साल के एंड में। अब रिलायंस क्या करेगा, इस 1 लाख रुपए को इस पीपी की कॉस्ट में ऐड करेगा पहले, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड दूसरा, इस पीपी की अकाउंटिंग सेपरेट करेगा, और जो प्रोविजन बनाएगा, जो 1 लाख रुपए उसको 5 साल में, 5 साल के बाद पे करने हैं, उसका अकाउंटिंग अलग करेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा पीपी को, तो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल रिकग्निशन। सबसे फर्स्ट टाइम जब एंट्री पास करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेगा कॉस्ट ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ पीपीई। पीपी की कॉस्ट क्या होगी, तो जो टोटल कॉस्ट है अभी तक वो कितनी है, 10 लाख। टोटल कॉस्ट कॉस्ट कितनी हमारी है, 10 लाख, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कितनी, 1 लाख पूरी, नहीं 1 लाख पूरा नहीं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ मानते हैं जो मार्केट रेट है,
मार्केट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है इस टाइम 10% है। ये किस काम आने वाला है 10%? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने में काम आने वाला है। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हम कितनी लेंगे? यहाँ लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द एंड ऑफ 5th ईयर इनटू कॉस्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो आप, कितना निकलेगा? 10% का 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने निकलेगा? ये निकलेगा आपका 0.620। हमने 3 डिजिट तक लिया हुआ है, ठीक है, इनटू 1 लाख। ये हो जाएगा 62,000। टोटल कॉस्ट ऑफ पीपीई, टोटल कॉस्ट ऑफ पीपीई कितनी निकल के आ गई? 10,62,000। ये हमारी निकल के आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ पीपीई। जर्नल एंट्री पास होगी पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट। बैंक क्यों लिया? क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा पैसा उसने नकद में खर्च किया हुआ है, उसने उधार पे, एक्सचेंज पे या सेल्फ कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये होगी एंट्री पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की है? 62,000 की। बैंक से पैसा कितना गया? बैंक से अपन पैसा गया 10 लाख। टोटल पीपी कितने रिकॉर्ड हो जाएगी? 10,65,000 रुपये बीइंग इनिशियल रिकग्निशन इज मेड। हो गया रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्री पास होगी फर्स्ट टाइम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं एज ऑन, ये मानते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। तो एज ऑन फर्स्ट सॉरी ये 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। तो आज की अगर हम बैलेंस शीट बनाएं, छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? पीपीई। पीपीई कितने का रिकॉर्ड होगा? 10,62,000 रुपये का। 10,62,000 रुपये का। दूसरा क्या होगा?
हमारे पॉकेट से कैश निकला है कितना, 10 लाख। तो यहाँ जो हमारी बैंक है वो 10 लाख रुपए से कम हो जाएगी, क्योंकि उतना कैश निकल चुका है। ठीक है, यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे इसको एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसको छोटा करते हैं, जस्ट वेट। नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 62,000। 62,000, 62,000 बैलेंस शीट की मैच, 62,000, 62,000 ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगा इधर। ठीक है, इस पेमेंट को हमें करना है फ्यूचर में कितना, 1 लाख। अभी और दिखाते हैं। अब आया मान लो 31 मार्च 2024, 1 साल कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग एंट्री जाएंगी, बैलेंस शीट बन रही होगी 31 मार्च 2024 की। तो क्लोजिंग एंट्री पहले के पास करेंगे। हम मानते हैं कि कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया है कंपनी ने। आगे आप पढ़ोगे कि कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। आप अभी के लिए समझ लो कि कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया है कंपनी ने। तो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया है मतलब अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, किस पे, पीपीई पे। तो पहले हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पीपीई, अकाउंटिंग फॉर पीपीई। सबसे पहले हम पीपी की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, हमारी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। एसेट कितने की है, 10,62,000, 10,62,000 डिवाइड बाई 5 कितना निकलेगा, 10,62,000 डिवाइड बाई 5, 2,12,400, 2,12,400 ये हमारा हो जाएगा डेप्रीशिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो 31 मार्च 2024 की जो जर्नल एंट्री होगी क्या होगी, जर्नल डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई कितने का हो जाएगा, 2,12,400, 2,12,400 हो गई पहली एंट्री पास। ठीक है, पहली एंट्री पास हो गई। दूसरी एंट्री पास क्या होगी, पी एंड एल प्रॉफिट लॉस
अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन कितना, 2,12,400, 2,12,400। असेट की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, पीपी की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब किसकी अकाउंटिंग करेंगे? अब अकाउंटिंग करेंगे, पेन चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। अब अकाउंटिंग करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। पहले हमने सीख लिया कि पीपी की अकाउंटिंग कैसे होगी, और अब सीखेंगे अकाउंटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। साल के लास्ट पे 31 मार्च 2024 को कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। तो पहले एक बात समझिए, वो बात ये है कि अपन को पेमेंट कितना करना है। यहाँ रहा ये 1 लाख रुपए का पेमेंट अपन को करना है, ये 1 लाख रुपए का 5 साल के बाद। और बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कितना किया है, 62,000। ये 20 का डिफरेंस क्यों आ रहा भाई? 1 लाख रुपए में पेमेंट करना है, आज लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड किए हैं 62,000। तो 20 के डिफरेंस को हम बोलते हैं अनवाइंडिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए, जब हम 62,000 को 10% से पहले साल बढ़ाएंगे, 10% से दूसरे साल बढ़ाएंगे, 10% से तीसरे साल, 10% से चौथे साल एंड 10% से पाँचवें साल, तो हमारा ये अमाउंट बन के आ जाएगा 1 लाख। आप करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इस 62,000 को 10% पहले साल बढ़ाएंगे, 10% दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल एंड पाँचवें साल के लास्ट में अमाउंट बन के तैयार हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपये। ठीक है, फिर इसको हम पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग होगी, फिर सेकेंड ईयर की होगी, थर्ड ईयर की होगी, फोर्थ ईयर की होगी। इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, फिफ्थ ईयर, तो फिफ्थ ईयर तक जाएगी इसकी अकाउंटिंग। तो पहले फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग होगी, पहली एंट्री पास होगी, अनवाइंडिंग कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ करेंगे, जो 62,000 हमारी जो लाइबिलिटी बुक हुई थी उस पर हम 10% पहले साल इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 6200। ये एंट्री पास हो गई। दूसरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू अनवाइंडिंग कॉस्ट, अन अनवाइंडिंग कॉस्ट, या इसको फाइनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हो। कितना हो जाएगा, 6,200, 6,200। ये हुई हमारी एंट्री पास। दो एंट्री भी इसकी पास हो जाएंगी। ये हमारी अकाउंटिंग हो गई प्रोविजंस की, जो हमने बनाया था डिसमेंटलिंग कॉस्ट का। अब अगर हम 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बनाएं, तो कैसी बनेगी बैलेंस शीट, देखिए कैसी बनेगी।
हमारा जो पीपी कितने का दिख रहा होगा, कितने का था बुक्स ऑफ अकाउंट में? 10,62,000 रुपये का। उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, कितने का? 2,12,400। 2,12,400 कितना अमाउंट होगा? 10,62,000 माइनस 2,12,400, ये हमारा हो जाएगा 8,49,600। ये हमारा हो जाएगा, ये इतने की पीपी दिख रही होगी। अगर मैं लाइबिलिटी साइड बात करूं तो प्रोविजन जो हमारा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, प्रोविजन जो है फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो कितने का हो गया होगा? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने का हो गया होगा? ओपनिंग बैलेंस क्या था इसका? ओपनिंग बैलेंस था, ये देखो, ये बैलेंस शीट देखो ना, ओपनिंग बैलेंस शीट ये, इस बैलेंस शीट में कितना पड़ा था? 6,200 का पड़ा था, सॉरी 62,000, 62,000 का पड़ा था। तो ओपनिंग था हमारा 62,000 का, ऐड कर देंगे 6,200, और क्योंकि 6,200 से हमने क्या किया है, यहाँ देखिए, अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हमने 6,200 से इस लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62,000, 62,000 प्लस 6,200, 68,200, 68,200, ये लाइबिलिटी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही होगी। तो ओपनिंग में कितनी बैलेंस दिख रही थी? 62,000 की, अब कितनी की हो गई? 68,200 की। दूसरा, पी एंड एल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, पी एंड एल स्टेटमेंट में दो एंट्री आ जाएंगी। पहली आ जाएगी हमारी डेप्रीशिएशन 2,12,400, और दूसरा आ जाएगा हमारा अनवाइंडिंग कॉस्ट, अनवाइंडिंग, ये हमारा आ जाएगा पी एंड एल में। आपकी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। ऐसे हम फिफ्थ ईयर तक जाएंगे, और देखना फिफ्थ ईयर के बाद में ये 62,000 आपका 1,00,000 रुपये बन जाएगा, और इसको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जब पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, जब पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, जब इस लायबिलिटी को हम पेमेंट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा प्रोविजन, ये होगा फिफ्थ ईयर के एंड पे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना था? ये 1,00,000 बन के तैयार हो जाएगा, और टू बैंक, खत्म, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो ये होती है अकाउंटिंग, हमारी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है, ऐसे की जाती है। आप एक बार देखना, इस 62,000 को आप इसको 10% से बढ़ाएंगे हर साल, तो 5 साल के लास्ट में 1,00,000 बन जाएगा। आप करके देख सकते हो। इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हो, मैं बताऊं कैसे बनेगी टेबल। टेबल ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ लिखना ईयर, यहाँ आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस,
कितना है, यहाँ हो जाएगा जो हमारी डिस्काउंटिंग रेट है 10%, यहाँ हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। देखना अभी ये भी करके दिखाई देते हैं आप लोगों को, क्लोजिंग बैलेंस। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डिस्काउंटिंग रेट 10% यहाँ हमने लिया हुआ है जिस रेट से हमने डिस्काउंट किया था। ठीक है, ईयर हमारा 1 हो गया, देन ईयर 2, 3, 4 एंड 5। ओपनिंग बैलेंस था हमारा 62,000, 62,000 रुपये था। ठीक है, अब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे 10%, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 6,200, और ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा हमारा, कितना था, 68,200, 68,200। अब ये 68,200 हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%, तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 6,820 रुपये। अब 68,200 प्लस 682, 6,820 अमाउंट बन जाएगा 75,020। ये थर्ड ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 75,020। इस पे फिर हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, ये हो जाएगा 7,502, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। फिर हम ऐड करेंगे 7,502, ये हमारा बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 82,522। सेम फिर वही करेंगे 82,522, फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट बन जाएगा 8252 प्लस 8252, ये हमारा बन जाएगा 90,774। ये हमारा फिर इधर आ जाएगा फिफ्थ ईयर में 90,774। फिर फिफ्थ ईयर में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 9077। तो ये 90,774 प्लस 9077, ये हमारा हो जाएगा 99,851। ये हमारा हो गया अमाउंट 99,851। हमें पेमेंट कितना करना है, 1,00,000। ये अप्रॉक्स 1,00,000 ये बन गया। ये जो डिफरेंस है बीच का, कुछ शायद कुछ जो रुपीज़ डिफरेंस है, वो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कंसिडर किया था, वो कंसिडर किया था 3 डिजिट तक, इसलिए वो गैप आ रहा है। वो इतना ही पैसा बन जाएगा, 1,00,000 रुपये ही बन जाएगा वो। ठीक है, अब इसकी एंट्री पास कर देंगे, जो एंट्री हमने पास किया है, ये प्रोविजन फॉर डिसकाउंटिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी एंट्री पास हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगा। जो ये है हमारा 6,200, 6820, 7502, 8,252, 90, 9,077, ये हमारा अनवाइंडिंग कॉस्ट है। इसको फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट या अनवाइंडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये जाएगी P&L में एवरी ईयर। जैसे हमने इसकी एंट्री पास की थी, आइए दिखाते हैं ऊपर, ये रही अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट
6200 टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ऐसे हर साल एंट्री पास होगी। ये होती है कंप्लीट अकाउंटिंग। हमने कंप्लीट अकाउंटिंग करके आपको दिखा दिया कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट के केस में हम उसको कैसे सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं, कैसे उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, और लास्ट में कैसे उसका पेमेंट हो जाता है और वो लाइबिलिटी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब हो जाती है। पीपी की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो एक ये झलक थी, एक सैंपल था कि कैसे करते हैं। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस में हम लोग ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है आपका नॉलेज इस चीज़ पे। ठीक है, तो अगर आज हम समराइज कर दें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। समराइज करते हैं कि आज का हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने कवर किया मीनिंग ऑफ पीपी। हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि किसको पीपी बोलते हैं। दूसरा हमने कवर किया स्कोप ऑफ इंडियस 16। इंडियस 16 के स्कोप में कौन कौन सी एसेट्स नहीं आती हैं उनको हमने कवर किया, जिन पे अप्लाई नहीं होता है इंडियस 16। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने कवर किया बियरर प्लांट किसे बोलते हैं। मीनिंग ऑफ बियरर प्लांट हमने देखा। फोर्थ हमने कवर किया टाइप ऑफ पीपीई परचेज। कितने तरह से एक पीपीई को हम परचेज कर सकते हैं वो कवर किया। एंड पांचवा हमने उठाया पीपीई परचेज्ड बाय कैश। अगर पीपी कैश में परचेज की जाती है तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं। उसमें फिर हमने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, और डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक पॉइंट देखा टेस्टिंग एंड रन की कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं पीपी में। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा वो पढ़ा डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में। डिसमेंटलिंग कॉस्ट किसे बोलते हैं और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, अकाउंटिंग कैसे होती है, पीपी में उसको कैसे दिखाते हैं और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और जब उस अमाउंट को हम पे करते हैं लास्ट में तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो हमने कम्प्लीटली यहाँ तक आज सीख लिया कि अकाउंटिंग वगैरह कैसे की जाती है पीपी की। सो जो ये नोट्स वगैरह हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जाके। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मे बी 4 या 5 लेक्चर लगेंगे इसमें, इसको कंप्लीट करने में। 4 या 5 लेक्चर में आपके ऑल क्वेश्चन के सहित सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।